कमेंट में बताएं कि कौन सा सेल वायरस के लिए काम नहीं करता। ऑप्शन है टी सेल, ऑप्शन है बी सेल, ऑप्शन है बी सेल। पक्का? बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी वायरस के लिए नहीं होती। पक्का वाला, वेरी गुड। क्वेश्चन रिपीट करें, 5 बार का आधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अलर्ट हो जाएं। फिर पूछा था भाई कौन सा सेल है जो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं देता, ये सवाल था। ऑप्शन थे बी सेल और टी सेल। यहां पर ही बच्चों ने बता दिया सर बी सेल नहीं देता। चलो जी, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं है भाई सिलेबस में। कल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन नंबर 1 या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और या इसको आप वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, या इसको आप इनहेल एंड एक्सहेल भी कह सकते हैं। तो ब्रीदिंग के 2 स्टेप है। एक स्टेप को कहते हैं सांस को अंदर लेना, इंस्पायरेशन, जिसमें आप ऑक्सीजन को एक्चुअली अंदर लेते हैं। साथ और भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मगर जनरली हम ऑक्सीजन कहते हैं। पढ़ेंगे कौन कितना होता है, पढ़ेंगे। दूसरा टाइप होता है, ब्रीदिंग का पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या इंस्पायरेशन को इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन कहूं? और इसमें जो CO2 है हमारी अंदर से वो बाहर जाती है। कमेंट में आप बताएंगे कि इंस्पायरेशन कहां से शुरू होगी कहां तक। तो मेरा ख्याल है आप कहेंगे आउटर एनवायरनमेंट से हम नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन लेंगे सीधा अल्वेओलाई तक, ये इंस्पायरेशन है। नोज टू लंग्स मोटी बात है, अल्वेओलाई एग्जैक्ट बात है। नोज टू लंग्स के साथ भी मैं मुत्तफिक हूं, सही है। अल्वेओलाई से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में भेज देना इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। ओके भाई, क्लियर है ये? चलो मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे बहुत चीजें लिखनी है मुझे। ओ ठीक है, होने दो। अब मुझे बताएं कि अगर आप सांस को अंदर लेना चाहते हैं तो, या बाहर लेना चाहते हैं, तो लंग्स को सिकुड़ना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ, फिर कहेंगे सर लंग्स के पास मसल तो नहीं है। फिर आप मुझे बताएंगे सर 2 ऐसी चीजें हैं जो लंग्स को कंप्रेस करती हैं फिर रिलैक्स करती हैं, कंप्रेस करती हैं फिर रिलैक्स करती हैं। या आप कहेंगे 2 चीजें हैं जो चेस्ट कैविटी को कंप्रेस करती हैं यानी लंग्स को भी, और चेस्ट कैविटी को डायलेट करती हैं यानी लंग्स को भी। तो भाई मुझे ये बताएं वो कौन कौन सी चीजें हैं। आपने पहले ही कमेंट में बता दिया, रिब्स एंड डायाफ्राम। ओके जी। प्लूरल मेम्ब्रेन का सुने,
प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं भाई, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा था लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन है और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच फ्लूइड है, एक्सटर्नल प्लूरा इंटरनल प्लूरा, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्लूरल कैविटी है, उस कैविटी में फ्लूइड है जो क्या करेगा, जब बॉडी की वॉल और डायफ्राम लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लंग्स का जो अंदर वाला पोर्शन है वो बॉडी के वॉल से टच नहीं करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, सर्फेक्टेंट पढ़ेंगे महक भाई। अब इस पर बात पर आए, ये चीजें जो मैंने छोड़ी हैं ये मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैंने कौन सी चीजें छोड़ी हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जो रिब्स हैं वो अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं, मगर अगर मैं पूछूं आपसे इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स टुकड़े हुए हों या डायलेट हों, बताएं कमेंट में। डायलेट क्यों भाई? सर डायलेट होंगे तो अंदर सक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो बाहर वाली ऑक्सीजन जाएगी। अगर आप लंग्स को सुकेड़ेंगे, ऐसे सुकेड़ेंगे जैसे बॉल को सुकेड़ते थे, छोटे रबड़ वाले बॉल को, साहिल वेटिंग में आज तो भाई अगर सुकेड़ेंगे उसको, कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो हवा तो बाहर निकल जाएगी। आप कहेंगे सर एक्सपायरेशन के दौरान आप ऐसा करें कि जो रिब्स हैं उनको अंदर भेजें और नीचे लाएं, और जो डायफ्राम है जो उसको आप ऊपर भेज दें। भाई एक्चुअली डायफ्राम ऐसे होता है, ऐसे डोम शेप होती है डायफ्राम की। डायफ्राम के ऊपर यहां पे हमारे लगे होते हैं लंग्स, ये लंग्स लगे होते हैं हमारे। साहिल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सुनिए जरा गौर से, इत्मीनान से सुनिए, टेंशन ना लें। एक्सपायरेशन मतलब सांस का बाहर लेना, इंस्पायरेशन मतलब सांस का अंदर लेना। इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेंगे, एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। जब एक्सपायरेशन करेंगे तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर होगा ना, तो लंग्स जो है ये ऊपर उठ गया है। अगर हम डायफ्राम को नीचे लेके आए, यहाँ पे ऐसे सीधा कर लें, तो ये लंग्स हमारा ऐसे यहाँ पे आ जाता है, लंग्स की कैविटी बढ़ जाती है, लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। मुझे बताएं अगर रिब्स अंदर जाएं और डायफ्राम ऊपर जाए, रिब्स अंदर जाएं और डायफ्राम ऊपर जाए, तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम, और प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो एयर कहां जाएगी? बाहर। बस प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, रिब्स को अंदर भेजना है, डायफ्राम को बाहर नीचे करना है। डायफ्राम को कहां करना है? ऊपर करना है। रिब्स को अंदर करना है, डायफ्राम को ऊपर करना है। रिब्स को अंदर करना है, डायफ्राम को ऊपर करना है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। रिलैक्स पर आता हूं मैं, रिलैक्स क्या है। अब अगर इंस्पायरेशन की बात करूं तो इंस्पायरेशन में वॉल्यूम लंग्स का क्या होना चाहिए? ज्यादा, और प्रेशर कम। यानी इंस्पायरेशन के टाइम आपका डायफ्राम इधर होना चाहिए और एक्सपायरेशन के टाइम आपका डायफ्राम इधर होना चाहिए, ऊपर। जो ऊपर वाली पोजीशन है ये प्रेशर को क्या करती है? इंक्रीज, वॉल्यूम को कम। ये रिलैक्स स्टेट है और इस शेप को कहते हैं डोम। ये डोम शेप है, ऐसे उठी हुई। और ये कौन सी शेप है? ये वाली फ्लैट, सीधी।
पता है ये जो फ्लैटिनेड स्टेट है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट मतलब खींच के कॉन्ट्रैक्ट करके इसको नीचे लाया गया है। जब इसको छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगी। कमेंट में बताएं डायफ्राम का फ्लैट होना कॉन्ट्रैक्शन है या डोम होना कॉन्ट्रैक्शन है। फ्लैट होना एक्टिव है या डोम होना एक्टिव है। फ्लैट होना कॉन्ट्रैक्शन है और एक्टिव है, ठीक है, खींचना है नीचे। तो भाई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में से बताएं कमेंट में एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है। एनर्जी किस में यूज होगी? इंस्पायरेशन में तो एक्टिव, डोम की वजह से। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिब्स का। अच्छा मुझे कमेंट में बताएं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन में डायफ्राम ब्रीदिंग करवाएगा? नहीं। क्यों प्रेग्नेंट में नहीं? बच्चा होता है पेट के अंदर, डायफ्राम को नीचे ऊपर जाने की जगह नहीं होती। समझ आ रही है ना बात? चलो अब रिब्स पर बातें हैं। तो रिब्स इंस्पायरेशन के दौरान वॉल्यूम क्या करना है? चेस्ट कैविटी का बढ़ाना है। प्रेशर क्या करना है? चेस्ट कैविटी का या लंग्स का कम करना है। भाई रिब्स जाएंगी बाहर और अपवर्ड। कैसे? और यहां पे रिब्स कहां जाएंगी? इनसाइड और नीचे। कैसे? हाउ प्रेग्नेंट वुमेन ब्रीथ with the help of ribs only, not through the dual methods via diaphragm and ribs. In case of normal, I mean non-pregnant woman and male, diaphragm and ribs both are involved in inspiration as well as expiration. Come to the point. What I am talking about. जरा मुझे सुने पहले, फिर ये बात करते हैं जरा वाली। सुने भाई। अब अगर कोई कहे कि रिब्स बाहर कैसे जाती हैं, तो मैं मानता हूं रिब्स एक हड्डी है, बोन है, और बोन को मैं कहता हूं गाड़ी के व्हील हैं, पहिए हैं। गाड़ी की इंजन नहीं है। चलाने वाली जो चीज होती है वो इंजन होती है, व्हील चलते हैं। तो जो इंजन है, बोन को चलाने वाली, हर्ष कह रहा है मसल है। बिल्कुल। तो भाई रिब्स कैसे अंदर जाएंगी? खींची जाएंगी अंदर और बाहर खींची जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मसल से। तो मसल्स को कहते हैं हम, उन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल का क्या मतलब है? इंटर का मतलब है दो के बीच, कोस्टल का मतलब है रिब्स। भाई एक रिब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सारी 12 रिब्स हैं। 12 रिब्स के ऊपर अंदर से और यहां से बाहर से, और वाल को खोल के अंदर से देखें तो अंदर से मसल्स अटैच हैं रिब्स पर। पहली दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे, तीसरी चौथी पे, चौथी पांचवी पे। उन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल रिब्स पर जो अटैच है। अब ये इंटरकोस्टल दो किस्म की हैं। एक अटैच है बाहर की तरफ से, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल। कमेंट में बताएं
इंस्पायरेशन के दौरान यानी वॉल्यूम बड़ा करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, चेस्ट कैविटी को बड़ा करने के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी? रिलैक्स कौन, कॉन्ट्रैक्ट कौन? आप कह रहे हैं कमेंट में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगी हड्डियों के बाहर वाली, तो हड्डियों को बाहर खींच के लाएंगी, ऊपर करेंगी, चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी तो लंग्स भी फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 200% सही भाई। कितना परसेंट? 200। चलो जी, अगर मैं कहूं अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। फिर क्या होना चाहिए? एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, फंक्शनल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हैं तो ये रिलैक्स, अगर वो रिलैक्स हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुने राधिका, सुने भाई। भाई इंस्पायरेशन करनी है ना राधिका बाबा। इंस्पायरेशन का मतलब है नाक से सांस को लंग्स तक पहुंचाना। लंग्स में जगह तो क्रिएट करें, फिर जाएगी ऑक्सीजन। जगह क्रिएट करें मतलब वॉल्यूम बढ़ाएं, प्रेशर कम करें, डायफ्राम को नीचे भेजें, रिब्स को बाहर भेजें, तो डायफ्राम तो नीचे जाएगा। एक्टिव हमने पढ़ लिया राधिका, ठीक है। अब रिब्स को बाहर करना है ताकि चेस्ट कैविटी बढ़ जाए और ऑक्सीजन अंदर जाए। इंस्पायरेशन बताएं राधिका, कमेंट में बताएं मुझे कि इंस्पायरेशन के दौरान सांस को अंदर लेने के लिए, चेस्ट कैविटी को बड़ा करने के लिए रिब्स का कहां आना जरूरी है? बाहर या अंदर? टुवर्ड्स द लंग्स या अवे फ्रॉम द लंग्स? राधिका कह रही है बाहर। बाहर और ऊपर, बाहर और नीचे किसने लिखा है? बाहर और ऊपर सांस लें, आपकी रिब्स बाहर भी आएंगी, ऊपर भी आएंगी। देख रहे हैं? वीडियो में भी देख लें, नजर आ रहे हैं मेरे ये चेस्ट। ओके, आउट एंड अपवर्ड। तो भाई कुल मिला के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स बाहर आ जाएंगी। अब कमेंट में ये बताना है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या है? रिलैक्स हैं। चलो ये भी क्लियर है। मुझे बताएं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन हवा को बाहर निकालने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम को कम करने के लिए डायफ्राम का क्या काम है? किधर जाना चाहिए डायफ्राम? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? ये बताएं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स? डोम या फ्लैट? एक्टिव या पैसिव? वेरी गुड, डोम, रिलैक्स, पैसिव। चलो जी, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इसको मैं समराइज करूं इस टॉपिक को, तो इंस्पायरेशन के दौरान रिपीट करवा लें। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा। प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। चेस्ट की कैविटी क्या होनी चाहिए? चेस्ट कैविटी ज्यादा मीन्स वॉल्यूम ज्यादा, ओके। डायफ्राम किधर होना चाहिए? नीचे यानी फ्लैट, फ्लैट यानी कॉन्ट्रैक्ट। और रिब्स कहाँ होनी चाहिए? रिब्स कहाँ होनी चाहिए? आउट एंड अपवर्ड। और रिब्स की पर मसल कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। इंटरनल को क्या करना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। ये कुल मिला के पॉइंट्स हैं इंस्पायरेशन की, तो इनकी अपोजिट एक्सपायरेशन की। चलें जी आगे, चलो जी आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेट of breathing and control of breathing, both the processes simultaneously we are going to study right now. अगर मैं कहूं कि
आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, लेटे पड़े हैं, बातें कर रहे हैं, मश्करी मजाक चल रही है। इस टाइम आप रेस्पायरेशन करते रहते हैं, आपको पता चलता है नहीं, चलती रहती है ब्रीदिंग। तो मुझे समझाना यह है आपने कि जो ब्रीदिंग है वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? खुद ब खुद भाई नींद में भी चलती है ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी है। अगर मैं आपको कहूं कि वॉलंटरी भी है, वॉलंटरी भी है, आप कहेंगे सर कैसे? फिर आप ही बताएंगे सर। अगर कोई बड़ी गंदी सी भयानक टाइप की बला, कोई टाइगर नजर आ जाए, डाकू नजर आ जाए, कोई धाड़ेल नजर आ जाए और आप दरवाजे के साइड में छुप के खड़े हो जाएं, तो आप सांस लेना भी रोक देंगे कि सांस की आवाज न सुन ले, क्योंकि सन्नाटा है ना वहां पे, तो आप सांस रोक सकते हैं। अच्छा, एक और बात, पानी में जब जाते हैं, डूबते हैं पानी में, क्या पानी में जाके सांस लेते हैं? अगर इनवॉलंटरी होती तो वहां पे भी चलती और टिकट ऊपर कटती। तो भाई पानी के अंदर आप सांस को रोकते हैं, इट मीन्स आपकी कभी वॉलंटरी है, कभी इनवॉलंटरी है, दोनों टाइप की है, ये बात क्लियर है। और जो इनवॉलंटरी है को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा, और जो वॉलंटरी है इसको कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम या सेरिबलम या थैलेमस? बताएं भाई। हर्ष पौन तो नहीं होगा, पौन तो नहीं होगा, सेरिबलम भी शायद नहीं होगा। सेरिब्रम क्यों नहीं कह रहे यार? सेरिब्रम सारी आपकी सोचने समझने लॉजिकल चीजें वहां पे हैं, आपका कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल आपका वहां पे है भाई। ये ठीक है ना? कौन तो रेट कंट्रोल करता है, हाँ बिल्कुल सही है, बात सही है। वाइटल एक्टिविटीज जो आपको पता ही नहीं चलता वो मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स मिला सला के करते हैं। इनवॉलंटरी काम कर रहा है तो मेडुला ओब्लांगेटा, अगर वॉलंटरी काम कर रहा है तो सेरिब्रम। ठीक हो गया भाई? हाँ, साधना ने सेरिब्रम कहा, बिल्कुल सही कहा साधना ने। चलो भाई, ये हो गया कंट्रोल। अब मेडुला ओब्लांगेटा कभी ब्रीदिंग को स्लो करता है, कभी ब्रीदिंग को फास्ट करता है। मैं इनवॉलंटरी की बात कर रहा हूं कि इनवॉलंटरी में जो ब्रीदिंग है वो स्लो भी हो सकती है, वो फास्ट भी हो सकती है। जैसे आप नॉर्मली लेटे पड़े हैं तो स्लो है, अगर आपने रनिंग की है, अगर आपने हार्ड एक्सरसाइज की है, भाग दौड़ के भी मेरे पास पहुंचे हैं, तो उस टाइम आप जानबूझ के लंबी सांसें नहीं लेते। आपका ब्रेन आपसे इनवॉलंटरी तरीके से लंबी लंबी बड़ी बड़ी तेज तेज सांसें का कंट्रोल करवाता है, लंबी सांसें, है ना? अंचल कह रही है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने कहा 1 किलोमीटर भागना है, 2 किलोमीटर भागना है, 1 किलोमीटर के बाद हमारी ऑक्सीजन हो गई खत्म बॉडी से, तो अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पे भाग रहे थे, हमने सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से बताने वाला हूं ना, तो खत्म कर दी। जब आप रुक रहे हैं तो बॉडी क्या मांग रही है आपसे? क्या मांग रही है? ऑक्सीजन दे दो। क्या ये नहीं कह रही कि मैंने CO2 ज्यादा पैदा की है, निकालो निकालो जल्दी निकालो? दोनों
दोनों। ठीक है भाई, भाग जो रहे हैं, ज्यादा यूज की है ना आपने रेस्पिरेशन, तो इट मीन्स ये जो हार्ड एक्सरसाइज है इसमें जो रेस्पिरेशन है वो कितनी है, तेज। रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक आउट जाना इनटू CO2 H2O एंड ATP। तो अगर रेस्पिरेशन तेज तो CO2 की लेवल कितनी, ज्यादा। तो एओर्टिक आर्क के अंदर और कैरोटिड बॉडी के अंदर रिसेप्टर लगे हुए हैं। एओर्टिक आर्क समझते हैं? राधिका पूछ रही है हार्ड एक्सरसाइज के दौरान डायफ्राम कहाँ पे होगा। राधिका वैसे ही नीचे ऊपर नीचे ऊपर। हार्ड एक्सरसाइज के दौरान आप जो है वो सांस लेते हैं मगर उतनी नहीं ले सकते। जो डायफ्राम होता है किसी भी स्टेट में वो अपनी पोजीशन को स्टे करता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, इन जनरल होती है कहेंगे। चलो हम मैं क्या कह रहा था, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान रेस्पिरेशन ज्यादा है। अगर रेस्पिरेशन ज्यादा है तो CO2 ज्यादा है। CO2 को सेंस करने के लिए, CO2 के साथ हाइड्रोजन आयन को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स हैं। कहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, एओर्टिक आर्क। ये जो एओर्टिक आर्क है इसमें से ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये कौन सी ब्लड वेसल है और ये कौन सी ब्लड वेसल है, इन दो के नाम बताएं भाई, इनके नाम बताएं। आप कहेंगे लेफ्ट कैरोटिड, ये राइट कैरोटिड। याद आ गया सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो इस कैरोटिड के अंदर यहां पे लगे हुए हैं रिसेप्टर और एओर्टिक आर्क के अंदर यहां पे लगे हुए हैं रिसेप्टर। जो क्या करते हैं, ये रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर हैं, केमो रिसेप्टर हैं। केमिकल को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन केमिकल को सेंस करते हैं। अगर मैं कहूं ये दोनों ज्यादा हैं, इट मीन्स रेस्पिरेशन कितनी है, ज्यादा। हाँ, कैरोटिड वाला और आर्क वाला दोनों रिसेप्टर हैं, केमो रिसेप्टर हैं, केमिकल को सेंस करते हैं CO2। और ये सवाल आता है कि ये कैरोटिड वाली और बॉडी और आर्क वाले रिसेप्टर किसको सेंस नहीं करते, ऑक्सीजन को नहीं करते, हाइड्रोजन और CO2 को करते हैं। ठीक है, तो जब सेंस करेंगे इनको पता चलेगा कि भाई CO2 की लेवल ज्यादा है। ये रिसेप्टर मैसेज कहाँ भेजेंगे बताएं कमेंट में। ब्रेन के कौन से पार्ट के पास, मेडुला ओब्लांगेटा के पास मैसेज जाएगी। तो मेडुला ओब्लांगेटा कौन से पार्ट को मैसेज देगा, जल्दी ब्रीदिंग को फास्ट करो या स्लो करो, चलो फास्ट। नैन्सी कह रही है हाइपोथैलेमस को, नहीं भाई, नहीं भाई। सेरिब्रम नहीं भाई। रिब्स ठीक है भाई, समहाउ। इंटरकोस्टल मसल, असली बात तो यही है। तो भाई ये मेडुला ओब्लांगेटा मैसेज भेजेगा किसको, मैसेज भेजेगा, नए पेज पे मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ये रिसेप्टर जो हैं, केमो रिसेप्टर, ये मैसेज भेजेंगे मेडुला ओब्लांगेटा को। मेडुला ओब्लांगेटा मैसेज भेजेगा किसको, इंटर कोस्टल मसल्स को, क्योंकि ये रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएं। और मैसेज भेजेगा किसको, डायफ्राम को। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल मिला के ये करवाएंगे क्या, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को फास्ट, यानी कुल मिला के कहूं कि किसको फास्ट, ब्रीदिंग को फास्ट। अगर ब्रीदिंग फास्ट होगी तो CO2 बॉडी से रैपिडली बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बॉडी में रैपिडली अंदर आ जाएगी। समझ आ गई बात। ऑक्सीजन की कमी थी, पहुंच गई, CO2 ज्यादा था, निकल गया।
तो भाई अगर आपको ये कहे कि मेडुला ओब्लांगेटा लंग्स को मैसेज देता है या रिब्स को मैसेज देता है या मसल को मैसेज देता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑफ देम रखूं, नहीं करना इसको, नहीं करना इसको, इसको तो बिल्कुल नहीं करना, इसको भी नहीं करना, मसल्स को। भाई क्या क्या रिब्स हड्डियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? अंदर तो हड्डियां जाती हैं, मगर हड्डियों को मैसेज मिलेगा कि अंदर जाओ। हड्डियों को खींचा जाता है, इंजन खींचती है, और इंजन किसको कहा था? मसल को, इंटरकोस्टल मसल को। ठीक है, समझ आ गई? ऑक्सीजन डेप्थ तो मैंने बताया था। ऑक्सीजन डेप्थ कौन पूछ रहा है? ये महक। जब हार्ड एक्सरसाइज करने के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाए और लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाए, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट परसेंटेज रिक्वायर टू डिबेट लैक्टिक एसिड या कमी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायर लैक्टिक एसिड को दोबारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए पर टाइम, उसको कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना बस। तो लंबी सांसें इसीलिए लेते हैं। ये हो गया भाई आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। रिसेप्टर के नाम है एओर्टिक आर्क रिसेप्टर एंड कैरोटिड रिसेप्टर, या कैरोटिड रिसेप्टर को कैरोटिड बॉडीज भी कहा जाता है। ये दोनों केमो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और टॉपिक पर जिसको नाम देते हैं लंग्स की कैपेसिटी। लंग्स की कैपेसिटी। अगर मैंने ये बनाया है डायफ्राम और ये बना रहा हूं मैं लंग्स, अब लंग्स के मैं हिस्से करता हूं। कितने हिस्से करता हूं लंग्स के? देखें, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए लंग्स के। कितने हिस्से हो गए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पता है दोनों लंग्स के अंदर टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी TLC, वह 5 से 6 लीटर, यानी 5000 से 6000 ml टोटल वॉल्यूम, टोटल लंग्स की स्पेस, टोटल ऑक्सीजन गैस को रखने की जगह 5 से 6 लीटर, 5 से 6000। अगर हिसाब करना हो तो इसको नहीं मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग हिसाब करेंगे। 5000 यानी 5 लीटर। तो मैंने 5 चेंबर बनाए हैं, 1000 का ये, 1000 का ये, 1000 का ये, 1000 का ये, एक भाई ये दोनों लंग्स की कैपेसिटी है। मैंने एक लंग्स बनाया आपको समझाने के लिए। ये दोनों की कैपेसिटी है 5000 ml। अब सुने मेरी बात, 1000 जो ml है, ये हमेशा हमारे लंग्स में गैस रहती है। इसको कहते हैं कौन सा वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई क्यों होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? जरूरी बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ, और अगर सर लंग्स को 0 कर दें, सारी ऑक्सीजन निकाल दें, तो सर जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी मसल जब इसको कोलैप्स करती हैं, तो ये अंदर जाके चिपक जाता। अब क्या होता है सर? क्या होता है बताएं ना। अब आप बता रहे हैं सर, कमेंट में मैं देख के बताता हूं। ठीक है,
आप कह रहे हैं सर जब लंग्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके बीच स्पेस रहेगी। अरे भाई क्यों? फर्दर आप बता रहे हैं कि सर ये जो 1000 ml है ना, ये जैसे पतला हो जाएगा सारे में फैल जाएगी तो दोनों लेयर के बीच ये 1000 ml आ जाएगा। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के दौरान कभी भी आपस में चिपक नहीं जाएंगे। लंग्स की वॉल अंदर वाली वॉल, अंदर वाली वॉल। अब कमेंट में ये बताएंगे आप कि बाहर से लंग्स को कोई डैमेज ना कर ले, उसके लिए कौन सा फ्लूइड था? ये तो अंदर का हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। बाहर से शॉक एब्जॉर्बर कौन था? मेरी नजर कमेंट में है सरफेक्टेंट नहीं, प्लूरल फ्लूइड आर वेरी गुड। सरफेक्टेंट एक और चीज है, एल्वियोलाई में बता रहा हूं। सरफेक्टेंट याद दिलाना मुझे, सरफेक्टेंट पढ़ाऊंगा मैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच प्लूरल फ्लूइड लंग्स के बाहर, ताकि लंग्स को जब धक्का आता है तो बाहर से रबिंग ना हो, ये अंदर से कोलैप्सिंग ना हो। चलो जी, अब दूसरा इसका फायदा रेजिडुअल वॉल्यूम का एक तो हो गया कोलैप्स होने से रोकता है। दूसरा फायदा ये है, अगर आप लंग्स के अंदर, ये मेरा हाथ लंग्स है, इसके अंदर गैसेस को करें 0। अब आप एक ब्रीद में पता है आप कितनी सांस लेते हैं? 500 ml। क्या मैं इसको 10% कहूं ऑफ द टोटल वॉल्यूम? 10% ऑफ द, भाई ये 20%, 20%, 20%, 20%, 5, 20, 100। तो 500 10% है, 1000 20% है। क्या मैं कहूं कि रेजिडुअल वॉल्यूम 20% ऑफ द लंग्स कैपेसिटी है? और वन ब्रीथ में 500 ml या 10% ऑक्सीजन लेते हैं टोटल वॉल्यूम की, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है? टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीथ में जो हम अंदर सांस ले रहे हैं या हम सांस को बाहर कर रहे हैं, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। लेंगे 500 ml तो निकालेंगे भी 500 ml। तो ये जो ब्रीदिंग है उसमें 500 ml ऑक्सीजन आती है। तो बताएं क्या मैं इस लेवल तक 500 ml यहाँ पे मार्क करूं कि ये हो गई हमारी टाइडल वॉल्यूम? हाँ तो करें भाई, पैसे तो खर्च नहीं हो रहे भाई। ये रेजिडुअल था 1000 तक और ये 500 और करें तो ये 1000। यस 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 कहा सबने। चलो जी, अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, सॉरी टाइडल वॉल्यूम है 500, ये 500 क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम एक्सप्लेन करें। अरे भाई मैंने अभी जो सांस ली ना, मैंने 500 ml ऑक्सीजन अंदर ले ली, फिर मैंने एक्सपिरेशन की 500 ml बाहर निकाली। एक ब्रीथ में जो ऑक्सीजन नॉर्मल वे में ले रहे हैं, ये नॉर्मल ब्रीथ है। नॉर्मल ब्रीथ को बायोलॉजी में टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये 500 ml होता है, यानी 10% होता है टोटल लंग्स कैपेसिटीज का। ठीक हो गया? अंचल हाँ तो करें भाई। चलो जी, अगर आप नॉर्मल ब्रीथ ना करें, आप फुल जोर से ब्रीथ करें या सांस को रोक के बैठ जाएं, तो भाई अगर रोक के रखें तो टोटल कितनी CO2 आप स्टोर कर पाएंगे? या अगर जबरदस्ती बड़ी सांस लें ऐसे, तो कितनी सांस ले पाएंगे? तो जो फोर्सली सांस लेते हैं, फोर्सली जो ब्रीथ करते हैं, लंबी ब्रीथ करते हैं, लंबी ब्रीथ मैं लिख लूं, लंबी ब्रीथ करते हैं, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। बताएं वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी कमेंट में। आप कहेंगे सर रट्टा नहीं मारना हमें। देखें
टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? 5000। 5000 ml में से रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1000। बाकी कितना बचा? तो बाकी 4000 हम जितना भी फोर्स लगाएं मैक्सिमम 4000 ml हम सांस ले सकते हैं। समझ आ गई भाई? राधिका, मैंने बताया है लंग्स कैपेसिटी दोनों की 5000 है, फिर आप 10,000 कर रही हैं। हाँ भाई, वाइटल कैपेसिटी कितनी है? 4000 ml या 4 लीटर। भाई क्या रेजिडुअल को निकाल के फिर वाइटल कैपेसिटी कंसीडर करेंगे? नहीं ना। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी है कितनी? 5000। अब ये टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1500 बनेगी। यहाँ के ना टाइडल कितना है? 500 ml, रेजिडुअल कितना है? 1000। अच्छा अगर मैं कहूँ टोटल 5000 है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल इज इक्वल टू कितनी बनेगी? 5000। यानी वाइटल प्लस रेजिडुअल इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि वाइटल प्लस टाइडल प्लस रेजिडुअल इज इक्वल टू? मैं हंसा, आप ना करेंगे, वैसे होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? कि भाई वाइटल का मतलब है 500, सॉरी 4000, टाइडल का मतलब है 500 और रेजिडुअल का मतलब है 1000। ये तो 5000 ये लंग्स ओवरऑल लंग्स कैपेसिटी से भी बढ़ गया। यहाँ पे तो लंग्स पट जाएंगे। सर जब आपने वाइटल की है तब टाइडल की है क्या? नहीं ना, तो टाइडल इसमें कंसीडर हो जाएगी ना। अब मैं सांस ले रहा हूँ नॉर्मल, तो मैं क्या कहूंगा? ये नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम है। अगर मैं लंबी सांस ले रहा हूँ तो ये टाइडल नहीं है, ओनली वाइटल है। तो वाइटल और टाइडल दोनों काउंट करेंगे क्या साथ? पानी भी किसी ने नहीं पिलाया, बड़ी बात है। प्रयास है। चलो जी, ये टॉपिक्स हो गया। आखिरी टॉपिक रहता है आपका, जिसको कहेंगे, अच्छा एक और बात पूछूं मैं आपसे। हाँ, चाय की नीड है बहुत। नहीं पी मैंने, ब्रेक में भी चाय नहीं पी, थोड़ी बहुत पी है। भाई मेरा सवाल है, सांस कितनी लेते हैं आप? 500 ml इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर कितनी करते हैं? 500 ml। सवाल बताएं, गैस की एक्सचेंज कितनी करते हैं? लगा झटका जोर का? जोर का झटका लगा? नहीं लगा। चलो सुने, आपका मतलब है सर 500 ml लेंगे, उनमें से 350 ml हमारी जाएगी अल्वियोलाई से कैपिलरी में। कितनी जाएगी? 300। फिर कैपिलरी में से वापस अल्वियोलाई में भी कितनी आएगी? बात तो क्लियर हो गई ना। 150 यहाँ पे रह गई और ये 350 गई, बाकी 150 यहाँ पे रही है एल्वियोलाई में। समझ आई बात? नहीं, और तरीके से समझाता हूं। भाई मैंने सांस ली, क्या मैंने जो 500 ml ऑक्सीजन ली है, 500 के 500 अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ग्रेडियंट ब्लड में जाएगी?
नहीं ना, 350 जाती है, 150 ml रह जाती है। अब पूछूं सवाल एक और, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन चली गई है, 300 ml जो जा रही है ये ऑक्सीजन है या CO2 है, और जो वापस आ रही है ये ऑक्सीजन है या CO2 है। अब मेरा सवाल ये है, जब आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं कितनी, 500। क्या ये ऑक्सीजन होती है ओनली, या इसमें CO2 भी होता है? मीन्स आई मीन और गैसेस भी होती हैं, बोथ होती हैं। मगर ज्यादा कौन होता है, कम कौन होता है? क्यों ज्यादा ऑक्सीजन? क्योंकि 21% है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और 4% है। अगर आप 500 ml ले रहे हैं, उनमें से 150 को छोड़ के 350 जा रही है अल्वेओलाई से कैपिलरी में। कौन जा रही है भाई कैपिलरी में? 350 ऑक्सीजन। क्या रह गई पीछे? ऑक्सीजन। कितनी रह गई? 150। और उस ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी रहेंगी, या अदर गैसेस जो हैं, ये जो अदर गैसेस हैं CO2, ये कैपिलरी में जाएगी? क्या CO2 भी ऑक्सीजन के साथ थोड़ी थोड़ी कैपिलरी में जाएगी? मिनट छड़ो दो बस भाई, क्यों नहीं जाएगी ये बताएं मुझे। हमजा ठीक है, वेरी गुड। CO2 नहीं जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे सर कैपिलरी भरी हुई है CO2 से, वो देने ही अल्वेओलाई को CO2 आई है, उसके पास ग्रेडियंट हाई है, तो ओनली ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज में कैपिलरी की तरफ जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली थी वो रिमेन 150 की 150 में से इसमें ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी, ये अल्वेओलाई में रह गई। अब ये जो 350 आ रही है, ये प्योर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, या ऑक्सीजन भी साथ कैपिलरी से लंग्स में अल्वेओलाई में आ रही है? ना भाई ना, ओनली CO2 आ रही है। तो ओनली CO2 वो, 350 CO2 वो, और थोड़ी बहुत CO2 150 वाली बची हुई, और ऑक्सीजन भी, ये सब मिलके एक्सपायर हो जाएंगी। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो मेरा सवाल बता देंगे। मैं इनहेल कर रहा हूं, ऑक्सीजन ज्यादा या कार्बन डाइऑक्साइड? मैं एक्सहेल कर रहा हूं, सुने सवाल पूरा सुने ना, ये तो कहेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सहेलेशन में। मैं ये पूछ रहा हूं, जब मैंने इनहेल किया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, और जो मैंने इनहेल की थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्सहेल में वापस होगी अलॉन्ग विद इंटरनल CO2 या नहीं? योर आंसर इज यस, यस, यस। तो भाई कल पढ़ेंगे गैसेस की ट्रांसपोर्ट। आज फ्राइडे का दिन है और टाइम बचा है छुट्टी में पूरे 40 मिनट। फिजिक्स का पीरियड होगा आपका, अभी फिजिक्स ले लें,